यहाँ पर देखो सर, इसका एक्सपेंस रेशियो जो मुद्दे की बात है सबसे, सर 0.2%। कहाँ एक्टिव म्यूचुअल फंड में 2%, कहाँ पैसिव म्यूचुअल फंड में 0.2%। और सेफ्टी सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा। देखो, जिनको बहाने करने हैं वो बहाने करते ही रहेंगे कि एक बार पैसा कौड़ी खूब हम कमाने लग जाएं तब जाके इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करके करोड़ों का रिटर्न कैसे बनाया जा सकता है एसआईपी म्यूचुअल फंड के जरिए। और ये भी जानेंगे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा रिटर्न पाने का। ठीक है, साथ ही हम लास्ट सेशन में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ था जिसमें हमने स्मार्ट एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी की बात करी थी, तो वो कन्फ्यूज़न भी आज हम दूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं सर कि आपको ना आपका पैसा लूटने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। कौन लोग लगे पड़े हैं? होम लोन ईएमआई ऑफर। आप जो भी वेबसाइट खोलो, फेसबुक खोलो या सड़क पे चल रहे हो, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फ्लैट पर इतना डिस्काउंट, ये ईएमआई उमाई, हर आदमी चाह रहा है, हर बैंक चाह रहा है आपको होम लोन दिला दिया जाए। फ्लैट ले लो भैया, ज़मीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, किसी तरीके से आपका पैसा निकाला जाए। बैंक भी लगा पड़ा है। आईफोन की ईएमआई का ऑफर, कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, हर तरफ यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, ऐड चल रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, आसपास के दोस्तों ने खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, महंगा फ़ोन खरीद लिया। अब ये सब चकाचौंध देख करके आपको मन कर रहा है आप भी ले लें। मतलब ये सब लोग आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, मॉल हो, बड़ा ब्रांड हो, कोई भी हो। सर ब्रांडेड आइटम सेल, कभी जूतों पर सेल, कभी कपड़ों पे सर, कभी किसी चीज़ पे सेल। आप देख रहे हो दिन रात लेने का मन कर रहा है लेकिन अपने मन को रोके पड़े हो। वो लोग, वो ब्रांड्स आपकी जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं। सर बिग कार होर्डिंग, कोई भी नया कार आता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स रास्ते में आपके आते जाते, कभी मन करता है अरे ये कार ले ही सकते हैं, ये 10 लाख की कार है, इतना तो हम ईएमआई करवा के ले ही सकते हैं। मन करता है, फिर बजट में देखते रहे, ले नहीं सकते और छोड़े अगले साल लेंगे। भैया कार वाले भी आपका पैसा चूसने पर लगे हुए हैं। सर चाहे सोसाइटी इन्फ्लुएंस आप देख लो, आपके पड़ोस वाले ने कार ले आया, या इस पड़ोस वाले ने फ़ोन ले आया, उस पड़ोस वाले ने कुछ ज़मीन ले ली, उस पड़ोस वाले ने कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। ये सब इन्फ्लुएंस का मकसद क्या है? आपकी जेब से पैसा निचोड़ना ना। सर और क्या है? इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप आजकल तो बड़ा चल रहा है भैया। पर्सनल लोन इंस्टेंटली, ये ऐप, वो ऐप, क्रेडिट कार्ड्स, ये क्रेडिट कार्ड वाले अलग लगे पड़े हैं, बनवा लो क्रेडिट कार्ड भैया। मतलब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ सर, आप एक अकेले हो और आपके चारों तरफ बैंक हो, बड़े बड़े ब्रांड्स हो, ये सब चाह रहे हैं आप इनकी चीज़ खरीदो और आपकी जेब से पैसा ये निकाल लें। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है खुद पर संयम रख करके, खुद की समझदारी को इस्तेमाल करते हुए, समझ बूझ करके क्या किस जगह पर हमें पैसा लगाना है, किस जगह पर नहीं लगाना है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। यहाँ पर आज एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी समस्या बन गई है खुद पर संयम रखना, समझबूझ का इस्तेमाल करना, ना कि इन होर्डिंग्स, इन एड, सोसाइटी इन्फ्लुएंस होकर के अपना पैसा किसी और जगह पर, इसी जगह फालतू जगह लगा देना। ऐसे में एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो कौन कौन से इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं सर नॉर्मली रियल एस्टेट, इसको तो मैं काट देता हूँ। मैं अगर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ सर, मिडिल क्लास के पास आज के टाइम में सेविंग नहीं है ढंग के इन्वेस्ट करने के। सर रियल एस्टेट में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख हैं अपने पास, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बता देता हूँ सर। सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को साइड में रखो और रियल एस्टेट में भी अगर प्लॉट, ढंग का प्लॉट चुनना आता है, आप अगर, वैसे हमने वीडियो करा हुआ है एक रियल एस्टेट पर, और चाहते हो रियल एस्टेट पर डिटेल सेशन करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। एक रियल एस्टेट की पूरी ट्रेनिंग पर हम सेशन कर सकते हैं। पैसा अगर है भैया, मोटा पैसा है, करोड़ 2 करोड़ अगर बैंक में पड़ा है, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बता देता हूँ। दूसरा, तो हमने इसको काट दिया क्योंकि हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, मिडिल क्लास, 5,000, 10,000, 15,000 का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उसको काट दो। सर दूसरा गोल्ड, ये ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन इसके लिए वो पैसा चाहिए, वो भी नहीं होगा आपके पास। सर स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए यहाँ भी लाखों या करोड़ों में चाहिए, वो भी अपने पास नहीं है, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। सर बचा अपने पास ये रिकरिंग डिपॉजिट करा लो या फिक्स डिपॉजिट करा लो बैंक में। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी मोटा चाहिए तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कराओगे, हर महीने 500, 1000 या 2000 रुपये बैंक को आप दोगे और कुछ सर्टन परसेंटेज, 5%, 6%, 7% आप लोगे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है।
ठीक है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये जो आपको रिटर्न देते हैं उससे ज़्यादा तो महंगाई का दर है। ये आपको 6% 7% दे रहे हैं, उतने उससे ज़्यादा तेज तो महंगाई बढ़ रही है भैया। नहीं, 6% 7% कि कुछ कुछ चीज़ों में 10%, कुछ कुछ चीज़ों में 15% भी, इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसका तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है, लेकर के क्या उखाड़ लोगे। हालांकि इसका पर्पस अलग है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग वाले सेशन में बात कर चुके हैं कि इसका पर्पस होता है सर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी रात बेरात अगर आपको जरूरत पड़ जाए तब ये बहुत बढ़िया है, तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन बात हम जहां कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, रिटर्न की, तो ये तो बड़ा घटिया चीज है, फालतू चीज है, इससे थोड़ी कुछ होगा। फिर पीपीएफ में आप चले जाओगे, पोस्ट ऑफिस में मंथली इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे, क्या देंगे सर 6% 7%, फिर महंगाई दर के बराबर भी नहीं आ पा रही है, तो इससे भी कुछ नहीं उखड़ने वाला आपका। उसके बाद आप जाओगे कहाँ, एलआईसी का एजेंट कोई टकरा जाएगा, कोई एंडोमेंट प्लान लेकर के आ जाएगा, कोई यूलिप, अरे 20 साल पैसा दो, इतना में डबल हो जाएगा, 15 साल में डबल। सर वहां भी रेट ऑफ रिटर्न आप देखोगे तो 6% 7% 5% के आसपास ही मिलेगा, मतलब इन्फ्लेशन बीट तो वहां भी नहीं हो रहा। मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं। सर एलआईसी तो इंश्योरेंस भी दे रही है, आपको पता ही नहीं है। अरे पता है भैया दे रही है, लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना। और ज्यादातर लोग एलआईसी या एंडोमेंट प्लान सर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लेते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तो हमको आते भी नहीं करता, डर लगता है कौन सी कंपनी डूब जाएगी, हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। जानकारी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, समझ नहीं है, पढ़े नहीं हो, समझे नहीं हो, तो स्टॉक वाले मार्केट वाला भी ऑप्शन छोड़ दो। बचता है एक ही भैया, एसआईपी म्यूचुअल फंड। मिडिल क्लास ना अपने आप को हमेशा लाचार बनने में कभी पीछे नहीं हटता। अरे ये तो हमको आता ही नहीं है, स्टॉक मार्केट तो आता ही नहीं है, रियल एस्टेट के लिए तो पैसा ही नहीं है, ये सब जगह लगा करके करोगे कुछ मिलेगा ही नहीं, कहाँ जाओगे फिर, तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या है बचा भैया। है कुछ चीजें सीख लो, थोड़ा समझ बूझ लगा करके ये सीख लो, बहुत बढ़िया चीज है ये, और पैसा वैसा कमा लो तो रियल एस्टेट में जाना। लेकिन जब तक सीखे नहीं हो, जब तक पैसा नहीं है, तो इन सब जगहों पे जाना बेकार है। तो भैया म्यूचुअल फंड एसआईपी के अलावा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास चाचा, जरा ये बताओ। लास्ट सेशन में स्टेप अप एसआईपी के बारे में हम जब बात कर रहे थे कि स्टेप अप एसआईपी हर साल आपको 10-10% थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए, और हमने साथ में इन्फ्लेशन की जरा बात कर ली कि अगर आप 40 साल बाद आपको 15 करोड़ मिल रहा है, तो उस 15 करोड़ की इन्फ्लेटेड वैल्यू महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करके वैल्यू जो आएगी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आएगी, 3-3.5 करोड़ के आसपास। तो बहुत सारे लोग, अरे ये तो आपने पहले बताया नहीं, पहले भी आपने बोला था एसआईपी करने के लिए, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं बताया 15 करोड़ 3 करोड़ रह जाएगा, अब हम एसआईपी करवे नहीं करेंगे। अरे चाचा मेरी बात सुनो, इन्फ्लेशन का प्रभाव कौन से इन्वेस्टमेंट पर नहीं होगा, रियल एस्टेट पर नहीं होगा, स्टॉक मार्केट पर नहीं होगा, आपके एफडी पर नहीं होगा, कहां नहीं होगा, महंगाई से कहां बच जाओगे चाचा। तो एसआईपी कर जब मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि 15 करोड़ के बजाय आपका 3 करोड़ उस वैल्यू रह जाएगी, उस पैसे की औकात उसने उतनी रह जाएगी, तो इतना भेजा तो लगाओ कि सर इन्फ्लेशन का प्रभाव तो पैसे पर पड़ना है, चाहे वो पैसा कहीं से भी कैसे भी आ जाए। अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं, इस पर भी आता हूं, थोड़ा और डिटेल बात करता हूं कि इन्फ्लेशन कब हमें ज्यादा मारता है, कब हमें कम मारता है, इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हो आप, वो भी अभी बताता हूं। ठीक, अब जरा कैलकुलेटर पर आते हैं। सर ये देखो मैंने खोल रखा है एसआईपी कैलकुलेटर। लास्ट सेशन वाला एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम 500 रुपए के हिसाब से भी बात करेंगे। हमने 5000 रुपए लिया था लास्ट सेशन में, और हमने 15% लिया था, और हमने यहां पर डाला था सर 40 साल। तो हमने जब कैलकुलेट करा था, अगर आप 5000 रुपये हर महीने डाल रहे हो और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, और 40 साल के लिए, तो 15.5 करोड़ के आसपास का रिटर्न बन रहा था। हमने जब इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट किया, मतलब महंगाई के हिसाब से 40 साल बाद उस पैसे की औकात क्या रह जाएगी 15.5 करोड़ की, तो ये निकल के आया, क्या निकल के आया, ये 2.5 करोड़ के आसपास। तो 2.5 करोड़ में कुछ लोग दुखी हो गए, अब तो हम एसआईपी करवे नहीं करेंगे, इतना कम मिलेगा। अरे इतना कम मिलेगा नहीं चचा, मिलेगा तो आपको पूरा 15.5 करोड़, लेकिन उसकी जो औकात रहेगी, आज जितनी औकात 2.5 करोड़ की है ना, आज आपके मन में जितनी औकात 2.5 करोड़ की है, एक बार 2.5 करोड़ मिल जाए तो ये खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे मंगला, उतनी ही औकात 40 साल बाद 15.5 की रहेगी, ये बात है। ठीक, तो अब एक चीज और समझना सर, हमने जब 40 साल लिया था
तो 15.5 करोड़ 2.5 करोड़ में रह गया था। मतलब लगभग आप देखो तो 20% के आसपास, लगभग 20 से कम ही हुआ, लेकिन लगभग आप 20% मान लो, मतलब 20% पैसा बचा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 20 साल कर देता हूं, हटाओ इसको और इसको हम कर देते हैं 20 साल। सर 20 साल में देखना 33 लाख रुपए आपको मिलेंगे 15% के हिसाब से, अगर 5,000 रुपए आप 20 साल तक डालते हो। खेल देखना सर, अगर हम, अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट हम नहीं करते हैं तो ये कितना रिटर्न मिलेगा सर, 75 लाख। सर 75 लाख की वैल्यू जो होगी 20 साल बाद लगभग 33 लाख होगी, लगभग आधा हो गया, यानी कि लगभग 50% वैल्यू उसकी बच रही है। समझना सर, यहां पर 40 साल बाद आपका जो पैसा बन रहा है उस पैसे का वैल्यू आज के हिसाब से 20% बच रहा है, लेकिन 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू जो आपको मिलने वाला है 75 लाख, अभी हमने देखा ना इन्फ्लेशन एडजस्ट किया तो कितना आया, 33 लाख। मतलब 75 लाख की वैल्यू लगभग 33 लाख बचेगी, तो मतलब 50% बच रहा है। अब और समझना सर, अगर हम इसको 10 साल कर दें, समझना जरा ध्यान से, यहां पर ये समझना जरूरी है, नो करो पहले। सर 10 साल में ये पैसा हमारे को, अगर हम 10 साल के लिए करते हैं एसआईपी, तो अपने को लगभग कितना मिल रहा है, 13 लाख 14 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन अगर इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करो महंगाई के हिसाब से, तो 13 लाख का 9 लाख रुपए बन रहा है। 9 लाख रुपए उसकी औकात रह जाएगी, तो मतलब लगभग 80% के आसपास पैसा हमारा रह रहा है। यानी कि जितना कम समय के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, हमारे पैसे की वैल्यू उतनी ज्यादा बच रही है, लेकिन जितना दूर के लिए कर रहे हैं पैसे की औकात उतनी घटती जा रही है। तो आप में से ज्यादातर लोग तो कहोगे फिर एक काम करते हैं सर, 5 साल के लिए एसआईपी कर देते हैं। नहीं 2 ही साल के लिए। एक काम करो ना चाचा, करोगे क्यों, करबे मत करो, महंगाई का कोई असर नहीं होगा। अपने जो पैसा कमा रहे हो खा पका करके खत्म कर दो उसको, अरे महंगाई हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन कल को जब 10 साल 15 साल बाद पैसा जब जरूरत पड़ेगा, कहां से लाओगे, अरे महंगाई के चक्कर में हमने तो एसआईपी किया ही नहीं था। सर महंगाई से बच नहीं सकते आप, एसआईपी हो या दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कमाई हो, किसी भी सोर्स से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, महंगाई का असर तो होगा सर उस पर। लेकिन महंगाई के डर से हम इन्वेस्टमेंट ही ना करें, क्या बुद्धि सड़ गई है? अच्छा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैं इसे समझा रहा हूं कि सर पैसों की वैल्यू कम रह जाएगी, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करवे नहीं करेंगे। मत करो, खा पका के उड़ा दो सब, फिर कल को जरूरत पड़ेगी तो मांगना दूसरे से, लोन लेने जाना। लोन लेने में तो माहिर हो ही गया आज का मिडिल क्लास हमारा, हम भी मिडिल क्लास हैं, हम ऐसे अलग हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम कम से कम लोन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हाँ लोन लेते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है टैक्सेशन वगैरह में, जहां फायदा दिखता है वहां लोन लेते हैं भैया। ऐसे नहीं कुछ खरीदना है लग्जरी तो उसके लिए लोन ले लें, लोन की हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, समझ बूझ करके। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मेरी बात, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक ना? तो इन्फ्लेशन से घबराना ना। अब आ जाओ सर 500 रुपया वाला, 500 रुपए के एसआईपी कैलकुलेटर के लिए हम कहाँ गए? अब मैंने खोल लिया सर एंजल वन। अब एंजल वन पे आपको जरा दिखाता हूं इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कि हम 500 रुपए महीना अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे को 1 करोड़ का रिटर्न अगर निकालना है, 1 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए, तो कितना समय लगेगा मेरे को? 1 करोड़। हाँ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट वहां भी होगा, ठीक। 500 रुपये अगर मैं लगा रहा हूं सर, अगर 30 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और रेट ऑफ रिटर्न आप लगभग 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में। किस तरह के म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, किस तरह में नहीं, वो सब भी अभी बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में क्या लफड़े हैं, उससे कैसे बचना है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है, अभी वो भी बताऊंगा। मोबाइल फोन पर डेमो करके भी दिखाऊंगा। अच्छा एंजल वन आपको भी डाउनलोड करना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसी पर मैं आपको आज डेमो भी करके दिखाऊंगा। अगर 15% के हिसाब से हम लेते हैं सर, तो 500 रुपया अपना कितना बन रहा है? 35 लाख रुपए। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 1,80,000 रुपए जो हमने दिया है, वो सिर्फ 1,80,000 दिया है, बदले में 33 लाख हमको ऐड करके मिल रहा है, तो टोटल रिटर्न 35 लाख रुपए हमारा है। सर हम अगर इसी को 40 साल कर देते हैं, 40 साल अगर हम इसको कर देते हैं, तो 40 साल कहाँ गया? 40 हुआ क्यों नहीं? अच्छा 40 शायद ये ले नहीं रहा होगा, बहुत सारे कैलकुलेटर 40 लेते नहीं है, मैक्सिमम इसका 30 ही है। 40 साल के लिए मैं दूसरा एसआईपी, अच्छा यहाँ पे तो होगा ना, इसमें शायद ये लेता होगा।
कैलकुलेटर वाले भी मान बैठे हैं 40 साल के लिए कोई कर भी नहीं करेगा, छोड़ो मारो गोली। लेकिन करना चाहिए भैया, सही इन्वेस्टमेंट वही होता है जो जितने लंबे से लंबे पीरियड के लिए हो। 40 साल अगर आप लेते हैं, 500 कर देते हैं, 500 हमने कर दिया 15% के हिसाब से 9, तो सर 1.6 करोड़ बन जाता है, 1.5 करोड़ रुपए। ये 500 की ताकत है सर, सिर्फ 500 रुपए आपका 1.5 करोड़ बन जाता है। 40 जो 10 साल पहले 30 साल में सिर्फ 35 लाख था, लेकिन इसका इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये 23 लाख रुपए बनता है। मतलब 23 लाख जितनी औकात आज 23 लाख है ना, जितना आज आप 23 लाख को बड़ा समझते हो, वो उस समय समझो मिलेगा 1.5 करोड़ ही, लेकिन उस 1.5 करोड़ की औकात 23 लाख रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने स्टेप अप एसआईपी की बात करी थी, लास्ट सेशन आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका छोड़ देंगे। स्मार्ट एसआईपी, वैसे भी सागर सिन्हा स्मार्ट एसआईपी आप सर्च करोगे, वही सेशन वही वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक है, अब जरा बैक हम चलते हैं। तो ये 500 रुपए से समझ गए भैया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ बनाना है तो 500 रुपए से ऐसे बनता है। लेकिन अभी बहुत कुछ और समझना है। एक चीज समझिए सर, म्यूचुअल फंड ना, किस तरह का म्यूचुअल फंड हमारे को चुनना चाहिए, किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। सर 2 तरह के म्यूचुअल फंड है, एक एक्टिव जो कि फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाते हो, जो भी म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो, वहां पर कोई फंड मैनेजर बैठा होता है, एक्सपर्ट बैठा होता है मार्केट का, वो डिसाइड करता है कि आपका पैसा किस तरह के शेयर्स, किस तरह की कंपनियों में जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा। अगर उसका डिसीजन गलत हुआ तो नुकसान आपका है, उसका डिसीजन सही हुआ तो फायदा आपका है, दोनों जगह आपका है, लेकिन वो अपना कमीशन तो लेगा भैया, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अभी आता हूं आगे उस पर भी। दूसरा म्यूचुअल फंड होता है सर पैसिव, जहां पर फंड मैनेजर होता तो है, लेकिन फंड मैनेजर का दिमाग नहीं चलता। दिमाग इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये किसी ना किसी इंडेक्स की कॉपी होती है। हमने इंडेक्स, जैसे हम इंडेक्स फंड की मान लो बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स हम समझते हैं निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, तो उसमें जितनी कंपनियां हैं, ठीक वही कंपनियों का चुनाव उसी परसेंटेज पर किया जाता है, जो परसेंटेज जिस तरीके से अलोकेटेड उस इंडेक्स में है, सेम टू सेम उसको कॉपी करता हुआ एक फंड बनाया जाता है। उस फंड में वही सारी कंपनियां होती हैं। तो चूंकि वो इंडेक्स में है, यानी कि वो टॉप की 30 कंपनियां, टॉप की 50 कंपनियां हैं, तो उनके हिलने डुलने के चांसेस कम हैं। वो कंपनियां देखो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि उनके हिलने डुलने से देश की इकोनॉमी हिलती डुलती है। तो आप ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनमें से कोई कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि सेफ्टी सिक्योरिटी यहां पर बढ़ जाती है कि उन टॉप की 50 कंपनी, जैसे इंडेक्स में निफ्टी में टॉप की 50 कंपनी है, उनमें से कोई कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करना शुरू करती है तो उसे इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बेहतर कंपनी होती है उसके बाद 51वें नंबर पर उसको अंदर कर लिया जाता है। तो यहां पर इसलिए इंडेक्स बेहतर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में, एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या है, फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। अगर उसका दिमाग खराब हुआ, उसकी कैलकुलेशन खराब हुई तो नुकसान भुगतोगे। यहां पर तो पता है भैया टॉप की 50 कंपनियों में हमारा पैसा लग रहा है, तो टॉप की 50 कंपनियां तो भैया क्या, जो भी वहां जैसा डिसीजन होगा वैसा इंपैक्ट हमारा होगा उस पर। अच्छा, इंडेक्स फंड में भी मैं निफ्टी पर ज्यादा जोर इसलिए देता हूं, निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको करना चाहिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको इसलिए करना चाहिए सर, निफ्टी का ग्राफ अगर आप देखो तो पिछले 20-22 साल में, हालांकि सेंसेक्स में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, जो भी करो इंडेक्स करो, ग्रोथ लंबे समय में एक चीज तो श्योर हो जाती है, मिलनी है। शॉर्ट टर्म में अप डाउन होता है, लेकिन लंबे समय में ग्रोथ मिलना ही मिलना है। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा ही म्यूचुअल फंड में पैसिव म्यूचुअल फंड की रहती है, एक्टिव म्यूचुअल फंड की कम रहती है। हालांकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक चीज ये भी है कि कई बार ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां हो सकता है 20% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन डेटा यह भी कहता है कि 80% म्यूचुअल फंड इसके बराबर भी, इंडेक्स फंड के बराबर रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। तो हम उसमें क्यों जाएं? उसमें रिस्क भी ज्यादा है, उसमें कमीशन भी ज्यादा जाता है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इसमें रिस्क भी कम है। और जब इसको वो बीट ही नहीं कर पा रहा है तो मैं इसमें क्यों ना जाऊं, मैं इंडेक्स फंड में क्यों ना पैसा लगाऊं, मैं काहे को जाऊं उसमें, ज्यादा कमीशन देने के लिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए। तो इसलिए
इसकी प्रेफरेंस मेरी ज्यादा रहती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तब अब एक सवाल ये उठता है सर कि क्या हमें अपना पूरी ताकत, पूरा इन्वेस्टमेंट एसआईपी में ही लगाना चाहिए? नहीं सर, एसआईपी से पहले आपको एक चीज करना चाहिए सर, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की बात हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, आज हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं सर। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? कल को शरीर पर कोई आफत आती है, किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है सर, तो आपका एसआईपी में किया हुआ सारा पैसा प्लस आपकी जमा पूंजी जो भी इधर उधर होगी, सारा का सारा पैसा आप चाहोगे कि हॉस्पिटल में चला जाए। वैसे भी आज देश की हालत यह है सर कि 90% जनता सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल बिल से पीछे है, गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए। यानी कि एक बड़ा हॉस्पिटल बिल का जरूरत पड़ा ना सर, गरीबी रेखा के नीचे 90% लोग ऐसे हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका ये दोना होना चाहिए, उसके बाद एसआईपी पर आना। सवाल उठता है अब कहां से लिया जाए, वो भी बता देता हूं सर। ये पॉलिसी बाजार की हमने स्क्रीन खोल ली है, पॉलिसी बाजार का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस आप कैलकुलेट करना चाहो कितना प्रीमियम आएगा तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पॉलिसी बाजार से लेने के कुछ फायदे ये हैं सर, जैसे 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट आपको देती है पॉलिसी बाजार 120 से ज्यादा शहरों में। हर कस्टमर के लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है, कल को जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे क्लेम असिस्टेंट करते हैं ये, और 30 मिनट में गारंटीड क्लेम सेटलमेंट कराने का इनका वेबसाइट पे इन्होंने लिख रखा है, गारंटीड। इंस्टेंट पॉलिसी इशू हो जाता है। अब ये सारे फॉर्म भर करके मैं जरा आगे बढ़ जाता हूं। आगे बढ़ने के बाद ये स्क्रीन आती है, तो अब देखो एक लाइन से बहुत सारी कंपनियां आ गई है ना। अब इसमें से कौन सी कंपनी चुनी जाए, तो मैं उसके लिए कहता हूं सर इस ऑल फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करो। यहां पर इस्तेमाल करो। सबसे पहले शॉर्ट बाय है तो ये रहने दो। उसके बाद कवर आपको कितना चाहिए वो चुन लो सर, 5 से 9 लाख, 10 से 20 लाख, कितना कवर होना चाहिए। तो सर आज के समय में 5 से 5 लाख 7 लाख के नीचे तो हॉस्पिटल का बिल आता नहीं है। कोई ढंग की बीमारी या फिर कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट वगैरह कुछ सामना करना पड़ा तो 5-7 लाख रुपए से कम का बिल आज के टाइम में बनता नहीं है ना। अनटिल अनलेस आप बहुत ही छोटे जगह रहते हो या फिर वहां छोटा हॉस्पिटल है तो, लेकिन ठीक ठाक से शहर में जाओगे तो 5 लाख का बिल तो यूं बन जाता है। तो मेरे हिसाब से 5 लाख से तो ऊपर का ही हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रूम रेंट टाइप आपको किस तरह का चाहिए वो आप चुन लेना। यहां पर पॉलिसी बेनिफिट में ये सारे ही चेक करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। उसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी अच्छा खासा कवर हो जाता है। प्रीमियम पर मंथ आपको कितना देना है ये मेरे हिसाब से शॉर्टलिस्ट मत करना, नो प्रेफरेंस रखना, अदरवाइज एक लिमिटेशन बन जाती है। या फिर पैसे की बहुत ही ज्यादा तंगी है कि नहीं भैया हम तो 2000 रुपये महीने ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो फिर चुन लेना है इसमें से कोई, ठीक है, तसल्ली कर लेना। पोर्टेबिलिटी न्यू प्लान आपको लेना है। एग्जिस्टिंग डिजीज इसमें से आप चुन सकते हो, पॉलिसी पीरियड चुन सकते हो, इंश्योरर कोई आपका फेवरेट इंश्योरर हो तो वो आपका आप यहां से चुन सकते हो, ठीक है। ये सारे फिल्टर लगाने के बाद आपके सामने ये एक लिस्ट आ जाती है कंपनी की, पर मंथ का प्रीमियम भी आ जाता है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए, कंफ्यूज है, तो शेड्यूल अ कॉल बैक, एक कॉल बैक कर लीजिए। पॉलिसी बाजार की टीम आपको कॉल पे सब कुछ समझाने की कोशिश करेगी और फिर भी नहीं समझ आता तो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के ये सब कुछ समझाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर कीजिए। अब बैक टू द हम एसआईपी आ जाते हैं। अब जब आप म्यूचुअल फंड चुन रहे हो तो आपके सामने सर 2 तरह की कंपनियों का ऑप्शन आएगा, एक लो रिस्क वाला, एक हाई रिस्क वाला। कौन से हाई रिस्क हैं, कौन से लो रिस्क हैं? जितने भी स्मॉल कैप फंड आप चुनते हो सर, जो भी म्यूचुअल फंड लिस्ट में आता है ना उसमें लिखा होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, वो सब के सब हाई रिस्क वाले हैं। जितने भी फंड में लार्ज कैप लिखा हो या इंडेक्स फंड हो वो सब लो रिस्क वाले हैं। क्या कैलकुलेशन मोटा मोटी लमसम जो मैंने अब तक देखा है वो क्या रहता है सर, लो रिस्क में यानी कि इंडेक्स फंड जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 5 से 10 साल में हमने रिटर्न देखा है ये 10% देते हैं, कम देते हैं, शुरुआत में कम होता है क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में 15 साल से ऊपर अगर आप देखो तो 15% के ऊपर मिल जाता है सर। 10 से 15 साल के ईयर का आप देखोगे तो लगभग 12% के आसपास का रिटर्न होता है सर। हाई रिस्क वाले में जस्ट उल्टा होता है, शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा। स्मॉल कैप वगैरह में देखोगे आप, कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हो आप, अभी दिखा भी दूंगा लास्ट में आपको। 10 से 15 साल में जाओगे तो 15% के आसपास देखा जाता है। 15 साल से ऊपर जाओगे सर 12%। आप देखोगे जितना लंबे ड्यूरेशन के लिए आप स्मॉल कैप रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हो उतना रिटर्न घटता चला जाता है। कारण क्या है, एक स्मॉल कैप फंड में अगर 20 कंपनियां हैं तो उनमें से 4-5 कंपनियां तो निपट जाती हैं, खेल खत्म हो जाता है उनका 20 साल 25 साल बाद।
ऐसा होता है स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स के पास रिस्क प्रेशर ज़्यादा होता है सर। स्मॉल कैप है, एक चीज़ तो क्लियर है, रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा निकाल के देना है। तो रिटर्न ज़्यादा निकालने के चक्कर में वो कई बार उल जुलूल कंपनियां पकड़ लेते हैं। उसमें से कई कंपनियां तो निपट जाती हैं 15-20 साल में। तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? आप ही के पैसे पर तो पड़ेगा, उसको क्या पड़ा है। ठीक है, तो लंबे ड्यूरेशन में अगर आप स्मॉल कैप फंड चुनते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है भैया स्मॉल कैप फंड, लेकिन हाँ हमने यहाँ 20 लिख रखा है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि हाई रिस्क का मतलब ही तो यही है। लो रिस्क का मतलब क्या? हमने 10 लिख रखा है सर, ये 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये 2 नहीं हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, उधर हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर? आओ अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी, थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। डेमो दिखाऊंगा, टेंशन नहीं अभी। और जो भी हम म्यूचुअल फंड सुनते हैं, 2 तरह के आपको म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें वर्ड ना नाम में आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड ग्रोथ प्लान या डिविडेंड वर्ड तो नहीं मिलेगा, IDWC करके वर्ड आता है, वो वर्ड मिलेगा आपको। ग्रोथ और डिविडेंड में आपको हमेशा ग्रोथ वाला चुनना चाहिए सर। क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ फंड जो होता है, फंड में 2 साल पे, 3 साल पे, साल भर के बाद कई सारे फंड मैनेजर्स डिविडेंड्स रिलीज करते हैं। डिविडेंड समझते हो ना, कुछ रिटर्न परसेंटेज वो आपको एज अ गिफ्ट, मान लो गिफ्ट देते हैं। तो जब वो गिफ्ट आपको लौटा दिया पैसे के फॉर्म में, तो उसको कंपाउंड होने का तो मौका मिला नहीं। SIP क्या है? खेल कंपाउंडिंग का है ना। लंबे समय में आपका जितना पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा लंबे समय तक आप अपने पैसे को छोड़ते हो वो उतना ज़्यादा कंपाउंड होता है। तो उसका कुछ भाग निकाल के अगर आपको वापस दे दिया जाता है तो वो पैसा तो कंपाउंड होने का मौका मिला नहीं। लेकिन ग्रोथ प्लान में क्या होता है, वो जो डिविडेंड बना, वो जो रिटर्न बना, वो उसी में ऐड कर दिया जाता है, उसको भी कंपाउंड होने का मौका मिलता है। तो लंबे समय में वो अमाउंट भी बड़ा होकर के आपको मिलता है। तो इसलिए ग्रोथ प्लान चुनना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, डायरेक्ट और रेगुलर। सर हमेशा आपको डायरेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो यानी कि कमीशन जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को जाता है वो कम जाता है। अगर उधर 2% जा रहा है, सेम ही फंड, सेम ही कंपनी का सेम फंड, अगर उधर 2% जा रहा है तो इधर 1.5% जाएगा सर, ये देखना। और 0.5% भी लंबे ड्यूरेशन में बहुत बड़ा बनता है सर। यानी कि 1 करोड़ का अगर रिटर्न बन रहा है तो 1 करोड़ का रिटर्न का अगर 0.5 भी लगाओ तो कितना बन रहा है। उसके बाद होता है सर इक्विटी देखें, डेट फंड देखें, हाइब्रिड फंड देखें। इक्विटी कौन सा होता है? स्टॉक मार्केट वाली कंपनी जो है, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। डेट फंड कौन सा होता है? डेट फंड मतलब कर्जा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। ये FD के बराबर के आसपास का आपको रिटर्न देते हैं। FD से थोड़ा बेटर देंगे, लेकिन FD ये ज़्यादा सिक्योर है, इनमें लोएस्ट रिस्क है। लेकिन FD 7 दे रहा है तो ये 8 दे देगा, इतना ही होता है। हाइब्रिड क्या होता है सर? मिक्स। हाइब्रिड में एक हाइब्रिड फंड है तो कुछ उसमें इक्विटी भी रखा रहेगा, कुछ डेट भी रखा रहेगा, मतलब थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी ऐड कर दी, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी ऐड कर दी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इसका भी समझ में नहीं आता है। मुझे, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो इसमें मज़ा आता है। अगर फंड की बात है तो मुझे इसमें मज़ा आता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, मेन खेल सर म्यूचुअल फंड में इसी का है। म्यूचुअल फंड अगर मारता है ना, म्यूचुअल फंड का कुछ साइड इफेक्ट है ना, म्यूचुअल फंड के पीछे अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपाई जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पैसे पर पड़ता है ना, तो वो ये है सर। 2 से 3% एक्सपेंस रेशियो लगता है आपके पैसे पर। आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस कमाओ, उससे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो पैसा जा रहा है उनके पास, उससे 2-3% ये निकाल लिया करेंगे। यानी कि 2-3% कितना बड़ा अमाउंट है सर। कल को जब 1 करोड़ का रिटर्न बनेगा तो उसका 3% भी 3 लाख रुपए होता है सर। उसके पहले जब 90 लाख रिटर्न बन रहा होगा, उससे 1 साल पहले, क्योंकि हर साल लेंगे ये, हर साल 2-3% लेंगे ये। आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस कमाओ, उससे मतलब नहीं है, ये तो लेंगे। ये बड़ा अमाउंट, बड़ा डेंट मारता है आपके पैसे पर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने टाइम पे आपको हमेशा ही ये देखना चाहिए कि ये कम से कम हो सर। एक्टिव म्यूचुअल फंड में हमेशा ये 2-3% के आसपास होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड, जिसकी हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे थे सर, इंडेक्स फंड में 100 गुना कम होता है। इधर अगर 2% लग रहा है, उधर 0.2 लगता है, 0.3 लगता है। तो इतना फर्क पड़ जाता है पैसिव में। और पैसिव में थोड़ा रिस्क भी अपने को कम है। तो हम पैसिव म्यूचुअल फंड में क्यों ना जाएं, यानी कि इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं, उसमें क्यों ना जाएं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है।
ठीक, अब आगे बढ़ो। अब मोबाइल फोन पर आपको जरा मैं चेक करके दिखाई देता हूं। ओके, मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। एंजल वन में खोल लेता हूं। ठीक है, सो एंजल वन खोलते ही सर यहां पर हमारे को जाना है म्यूचुअल फंड वाले में। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैटेगरी बहुत कुछ है। ये मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन सजेस्ट कर रहे हैं, ये एंजल वन रिकमेंड कर रहा है। हमें ये सब नहीं देखना, हमें सीधा सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर ऊपर देखो, इस पर क्लिक करके अपने को सर्च कर लेना है निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर इंडेक्स फंड भी सर्च करोगे ना, इंडेक्स फंड में बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएंगी अलग अलग टाइप के। तो हमें निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करना है। अगर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करते ही अपने को 25 रिजल्ट मिलता है सर, ये देखो। तो इसमें अब कौन सा चुना जाए? इसमें सर वैसे तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो अब इसमें कंपनी चूज करने की बात है। जो रिलायबल कंपनी आपको लगती है, जो अच्छी कंपनी आपको लगती है, आप उसको चूज कर सकते हो। जैसे एक्सिस है, एचडीएफसी है, कोटक है, ये सब बड़ी कंपनी है। ऊपर एसबीआई भी है। एसबीआई पर मैं क्लिक करूं, यहां पर देखो सर इसका एक्सपेंस रेशियो, जो मुद्दे की बात है सबसे, सर 0.2%। कहां एक्टिव म्यूचुअल फंड में 2%, कहां पैसिव म्यूचुअल फंड में 0.2%, और सेफ्टी सिक्योरिटी इसमें ज्यादा, टॉप की 50 कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, तो हम इसमें करेंगे ना। अच्छा, और चीजें दिखा देता हूं। यहां देखो सर, निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट और रेगुलर की बात करी थी, ग्रोथ प्लान, ग्रोथ और डिविडेंड की बात करी थी। तो अपना सारा पैरामीटर यहां पर सही जा रहा है, तो हम इसी में करेंगे। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि निफ्टी इंडेक्स फंड में कैसे आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है। बट लेकिन जो भी चूज करो, डायरेक्ट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, निफ्टी इंडेक्स फंड हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आओ नीचे। इसमें देखो ये क्या दिखा रहा है सर, 3 साल पीरियड सिलेक्टेड है। 3 साल में 16% का रेस ने रिटर्न दिया है। हम अगर इसी को 5 साल कर लें तो 5 साल में 16.7 आ रहा है। ठीक है, और नीचे आकर के कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपये से, 500 रुपये से कम नहीं लेगा, ये कान पकड़ के भगा देगा, भागो ऐसे, इतना पैसे नहीं, 500 रुपये कम से कम चाहिए। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं हम। फंड साइज AUM, मतलब इतना पैसा ये फंड मैनेज कर रही है, ये कंपनी मैनेज कर रही है। कितना है? 5,927 करोड़। वाह। फंड एज 11 साल से है ये मार्केट में। लॉक इन पीरियड, ये अच्छी बात है, लॉक इन पीरियड निल है, मतलब कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी। हालांकि ये सबसे बुरी बात है सर, SIP लंबे पीरियड के लिए होता है, और लंबे पीरियड की डेफिनेशन मेरे हिसाब से 15 साल से ज़्यादा। जब लॉक इन पीरियड नहीं है तो आदमी कभी भी निकाल लेगा, बिना कोई फाइन, बिना कोई चार्ज के ना। ये नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए कि मेरा पैसा मैं कभी भी निकाल लूँ, तो उनके लिए अच्छा है ये। ठीक, आओ नीचे अब देख लें और क्या है। एग्जिट लोड 0.2%। अब यहाँ पे क्या है एग्जिट लोड? एग्जिट लोड क्या होता है? जब आप फंड से बाहर निकलते हो, एग्जिट करते हो, बेच करके आप पैसा वापस ले रहे हो, तब ये एग्जिट लोड लगता है। लेकिन कब लगता है? देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, फॉर एग्जिट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन से आपको वो फंड मिला, अब कई बार क्या होता है कि आपने अभी पैसा लगाया तो तुरंत नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या आज शाम को मिलेगा, समय लग जाता है कई बार अलॉटमेंट होने में। तो जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर आप अगर निकल रहे हो तो 0.20% आपके फंड जितना पैसा है उस पर लगेगा 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन निल अगर आप 15 दिन के बाद एग्जिट कर रहे हो, मतलब बेच रहे हो, तो कुछ नहीं लगने वाला। अच्छी बात है, 15 दिन के अंदर निकलना है तो कर क्यों रहे हो, मत ही करो ना। ठीक है तो बात ये सब भैया हाई रिस्क ये लिखता है। अच्छा, यहाँ पे होल्डिंग बाय सेक्टर आप देख सकते हो। होल्डिंग बाय सेक्टर मतलब किन किन सेक्टर की कंपनियां इस फंड में हैं। आप अगर राइट साइड यहां पर क्लिक करोगे टॉप होल्डिंग, तो आपको कंपनियां भी दिख जाएंगी। अब टॉप होल्डिंग में देखो HDFC बैंक का 13.5% पैसा लगा हुआ है, रिलायंस में 9.19%, ICICI में 7.35%। इस तरीके से आप सारी कंपनी भी देख सकते हो कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में कितने कितने परसेंटेज से जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप चाहो तो खुद का इंडेक्स फंड बना लो, एक्सपेंस रेशियो कुछ ना देना, उसमें 0.2 जो जा रहा है वो भी नहीं लगने का। आपका जो एग्जिट लोड लगता है 15 दिन में एग्जिट करने का, वो भी नहीं लगने का। कैसे?
खुद का इंडेक्स फंड कैसे बनाओगे? अरे सर ये सारी कंपनियों का नाम आप देख लो, ये सारी कंपनियों का एलोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी अनुपात में आप खुद का भी तो शेयर खरीद सकते हो। यही एंजल वन पे आप खुद का शेयर खरीदते चले जाओ, इतना इतना बन गया आपका खुद का इंडेक्स फंड। उसमें ये फ्रीडम रहेगी, कभी कोई एक आध शेयर निकाल करके आप बेचना चाहो बेच दो। इसमें तो एक आध शेयर निकाल के नहीं बेच सकते ना, पूरा फंड ही से एग्जिट होगा वो, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर जो बेस्ट तरीका है, शेयर मार्केट की नॉलेज लो, एनालिसिस करना सीखो, खुद शेयर में इन्वेस्ट करो। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? और कुछ समझाने लायक है इसमें? और कुछ नहीं है तो मैं स्क्रीन को कर देता हूं ऑफ। तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एसआईपी से रिलेटेड सारे सवाल को हमने कर दिए क्लियर। स्टेप अप एसआईपी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर लास्ट सेशन नहीं देखा तो। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है सर? हर साल थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें ऐड करते रहोगे ना, तो इन कंपाउंडेड वे में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न निकल के आता है। जैसे आप 500 रुपये पर मंथ डाल रहे हो सर, 10% अगले साल से बढ़ा दो, 550 रुपये कर दो, या 5000 रुपये कर रहे हो तो 5500 करने लग जाओ। हर साल 10%, 15%, 20%, वो आपकी मर्जी है कितना बढ़ाना है। कभी ये ऐप आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो जब आप बढ़ाते हो तो आप कैलकुलेटर पर खुद से चेक कर सकते हो, लास्ट सेशन में हमने करके दिखाया था, खुद से चेक कर सकते हो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है सर। सिर्फ 10% बढ़ाने से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बहुत बड़ा फंड में आपके फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी भी कुछ सवाल अगर बचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। और पॉलिसी बाजार का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए बिफोर एसआईपी। आपका पहला इंश्योरेंस, पहला इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं बचा, सारा कुछ समझा दिया। फिर भी कुछ बचा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो। आने वाले सेशन में सवाल मैं पिक कर ही लेता हूं आपका।